हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रितु महातो और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन लॉज ऑफ क्योर के बारे में। और साथ ही हम देखेंगे इस सेक्शन से रिलेटेड एआईएपीजीटी एमसीक्यू। हैनेमन सर ने इस लॉज को एफोरिज्म 26 से 29 के बीच डील किया है। आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर को, थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर को और मोडस ऑपरेंडाई ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक एमसीक्यू से। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है। पहला स्टेटमेंट है एलोपैथी इज आल्सो कॉल्ड एज एन एंशियोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। और स्टेटमेंट 2 है इन ऑर्डर टू रिमूव द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मेडिसिन मस्ट प्रोड्यूस सिम्टम्स व्हिच आर नीदर सिमिलर नॉर ऑपोजिट टू द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज टू बी क्योर्ड। जो स्टेटमेंट 1 है एलोपैथी इज आल्सो कॉल्ड एज द एनांशियोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे एफोरिज्म 54 में होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में बताया गया है, 55 में एफोरिज्म 55 में एलोपैथी या हेटेरोपैथी सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो अगर स्टेटमेंट 1 में एनांशियोपैथिक की जगह अगर हेटेरोपैथी दिया हुआ होता तो वो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन यहाँ एलोपैथी को एनांशियोपैथी बताया गया है, तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हुआ। और इससे ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट ये भी गलत है, और ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ये भी गलत है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 को, जिसमें बताया गया है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को रिमूव करने के लिए हमें वो वाला मेडिसिन देना चाहिए जो ना ही सिमिलर ना ही ऑपोजिट सिम्टम्स प्रोड्यूस करे। एफोरिज्म 21 में हम स्टेटमेंट का जो सही वाला पार्ट है वो देख सकते हैं। एफोरिज्म 21 में लिखा हुआ है कि जो मेडिसिन जब ड्रग प्रूविंग के टाइम में हेल्दी पर्सन में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो उस मेडिसिन का कैपेबिलिटी है एक हेल्दी इंडिविजुअल के स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टर करने का, मॉर्बिड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने का, वही उस मेडिसिन का क्यूरेटिव पावर है। जब हम एक पेशेंट जो नेचुरल डिजीज के साथ आया है, जब हम उसको वो वाली मेडिसिन देते हैं जो मेडिसिन सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही थी ड्रग प्रूविंग के टाइम में हेल्दी इंडिविजुअल में, तभी वो मेडिसिन एज अ रेमेडी काम करती है और वो पेशेंट जो है वो क्योर की तरफ बढ़ता है। तो क्योर करने के लिए हमें वो मेडिसिन देना होता है पेशेंट में जो मेडिसिन ड्रग प्रूविंग के टाइम में हेल्दी इंडिविजुअल में सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने का पावर रखता है। तो इससे हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी होगा बोथ आर इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरे एमसीक्यू को। विच मोड ऑफ ट्रीटमेंट वाज लाइक लुकिंग इनटू कैलियोडोस्कोप। कैलियोडोस्कोप क्या होता है? वो एक पुराने टाइम में अभी भी है। अगर आपके शहर में अगर साइंस सिटी है तो शायद वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। हमारे यहाँ के साइंस सिटी में तो ये क्लेडोस्कोप रखा हुआ है। तो वो एक बॉक्स के जैसा होता है और उसमें एक छोटा-सा होल होता है। अगर हम उस होल के अंदर देखेंगे तो उस होल के थ्रू उस बॉक्स के अंदर देखेंगे तो उस बॉक्स के अंदर तरह-तरह की चीज़ें होती है देखने के लिए। अब उस जैसे पहले के टाइम में जब ऐसे टीवीज़ वगैरह नहीं हुआ करती थी एंटरटेनमेंट के लिए, तो ये क्लेडोस्कोप लेके जैसे बंदर का नाच दिखाने के लिए आते हैं, वैसे ये क्लेडोस्कोप लेके भी आते थे, ऐसे घर-घर में जाते थे बच्चों को दिखाने के लिए। तो एक बॉक्स जैसा होता था और उसके अंदर एक होल होता था। उसके थ्रू अगर उसके अंदर देखेंगे तो उसमें कोई भी इमेजेस देखने को मिलता था। कुछ भी हो सकता है वो इमेज, कोई कलरफुल चीज़ें हो सकती है, इमेज हो सकता है, कोई सीनरी हो सकती है, और ये डिपेंड उसके अंदर वो दिखेगा क्या, वो डिपेंड करता है कि वो क्लेडोस्कोप लेके कौन आया है। जो वो लेके आते थे वही उसके अंदर चीज़ों को डाल देते थे कि जैसे अगर उनको दिखाने का मन हुआ, जानवर छोटे-छोटे जानवरों का इमेजेस दिखाने का हुआ कि बच्चे ये देख के खुश हो जाएँगे, तो वो पहले से उसके अंदर वो इंसर्ट करके आते थे। तो एक क्लेडोस्कोप में हमें क्या दिखेगा ये हमें नहीं पता है एज़ एन ऑडियंस, और कुछ भी दिख सकता है, वो एकदम फुल ऑफ सरप्राइज़ेज़ है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि दिखाना क्या है, तो वो जो क्लेडोस्कोप लेके आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या हमें दिखाना चाहता है। तो हैनुमन किस मोड ऑफ ट्रीटमेंट को इसके साथ कंपेयर किए हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है ऐसा है जैसे मानो हम क्लेडोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो ऑप्शन है होम्योपैथी, आइसोपैथी, एलोपैथी और एनांशियोपैथी। हैनुमन सर ने एफोरिज्म 25 के फुटनोट में ये वर्ड यूज़ किया है कि एलोपैथी में क्या होता है कि हमेशा इनका थ्योरीज़ ही चेंज होता रहता है। आज कुछ कहेंगे, कुछ टाइम के बाद ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पे कुछ और कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी तक हम जिसे ये लोग पीसीओडी कह रहे थे, अब वो अचानक से पीएमओएस हो गया। तो इसीलिए हैनुमन सर ने एलोपैथी को क्लेडोस्कोप के साथ कंपेयर किया है।
अब हम आ जाते हैं अपने एफोरिज्म्स की तरफ। पहला एफोरिज्म हम जो देखेंगे वो है एफोरिज्म 26, द होम्योपैथिक लॉ ऑफ नेचर, जिसे हम नेचर्स लॉ ऑफ क्योर भी कहते हैं। A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism by a stronger one if the latter is very similar to the former in its manifestation। इसमें कहा गया है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वीकर डायनामिक अफेक्शन है उसको परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर डायनामिक अफेक्शन से। बस जो दूसरा वाला जो अफेक्शन आ रहा है वो बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए पहले वाले के साथ मैनिफेस्टेशंस में। हाँ, डायनामिक अफेक्शन वाइटल फेनोमेना को बता रहा है, ना कि किसी मटेरियलिस्टिक फेनोमेना को बताया गया है। जैसे जो ओल्ड स्कूल वाले हैं वो मटेरियल फेनोमेना को मानते थे डिजीज कॉजिंग के पीछे का रीजन, जैसे एफोरिज्म 11 के फुटनोट में दिया हुआ है मटेरिया पेकेंस। लेकिन होम्योपैथी में वाइटल फेनोमेना को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि वाइटल फेनोमेना की वजह से डिजीज होता है। स्ट्रॉन्गर वन मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन से आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट होती है जो ओरिजिनल डिजीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डिफरिंग इन काइंड्स बट वेरी सिमिलर इन मैनिफेस्टेशंस, मतलब दोनों डिजीज एक जैसे सिम्टम्स दिखाती है लेकिन उनका सोर्स अलग होता है। नेचुरल डिजीज बॉडी की असली बीमारी होती है और आर्टिफिशियल डिजीज मेडिसिन से उत्पन्न इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक पेशेंट को बहुत ज्यादा बर्निंग है, रेस्टलेसनेस है, थर्स्ट फॉर स्मॉल सिप्स है, ये सिम्टम्स किसी नेचुरल डिजीज के हो सकते हैं। अब अगर आर्सेनिक एल्बम दे दिया जाए जो हेल्दी पर्सन में भी सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है तो मेडिसिन एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करेगी। ये आर्टिफिशियल डिजीज नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर होगी। दोनों के सिम्टम्स बहुत सिमिलर होंगे। स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज वीकर नेचुरल डिजीज को रिप्लेस कर देगी जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा और पेशेंट रिकवर करेगा। अब हम देखते हैं इस एफोरिज्म के की प्रिंसिपल्स को। Every real cure that ever took place was based on this therapeutic law of nature। हैनमन सर के अकॉर्डिंग दुनिया में जितनी भी परमानेंट क्योर्स हुई है सब इसी नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग हुई है। जब भी कोई डिजीज पूरी तरह से ठीक हुई है तो उसके पीछे सिमिलर क्योर सिमिलर का ही प्रिंसिपल काम कर रहा था, चाहे डॉक्टर को इसका पता हो या ना हो। The word dynamic affection refers to vital phenomena, not material phenomena। डिजीज पहले बॉडी के टिश्यू में नहीं बल्कि वाइटल फोर्स में डिस्टरबेंस के रूप में शुरू होती है। होम्योपैथी के हिसाब से बीमारी सिर्फ ऑर्गन्स या टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले बॉडी के वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करती है फिर सिम्टम्स दिखाती है। एग्जाम्पल फीवर, पेन, एंजाइटी, वीकनेस, ये सब डायनामिक अफेक्शंस होते हैं। ये कोई मटेरियल फेनोमेना नहीं है। Two similar manifestations of different kinds but unequal strength meet in the living organism, the weaker is extinguished by the stronger। मतलब नेचुरल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज अलग ओरिजिन की होती है लेकिन सिम्टम्स सिमिलर होते हैं। जब स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज बॉडी में आती है तो वीकर नेचुरल डिजीज को हटा देती है। नेचुरल डिजीज वीकर होती है, सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो स्ट्रॉन्गर मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में वीकर नेचुरल डिजीज जो है वो डिसअपियर हो जाती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। यही होम्योपैथिक क्योर का बेसिक मैकेनिज्म माना जाता है। दिस इज एन इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम। जैसे ग्रेविटी का लॉ हमेशा सेम रहता है वैसे ही हैनमन सर के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ सिमिलर्स भी हमेशा सेम ही रहता है। ये टाइम के साथ, क्लाइमेट के साथ, जनरेशन के साथ, साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ कभी चेंज नहीं होने वाला है। ये कोई टेम्पररी थ्योरी नहीं है, ये परमानेंट है, ये इटर्नल है। जब तक ये यूनिवर्स है तब तक ये लॉ रहेगी। ओल्ड स्कूल मेडिसिन के जैसे नहीं है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पे ये लॉ भी चेंज होता रहेगा। ये रहेगा, ये इटर्नल है। Any system of medicine based on this law is also eternal। तो जैसे ये लॉ इटर्नल है तो जो भी मेडिकल सिस्टम इस नेचुरल लॉ को फॉलो करेगा वो हमेशा वैलिड रहेगा। अगर कोई ट्रीटमेंट सिमिलैरिटी प्रिंसिपल पर काम करता है तो उसका फाउंडेशन नेचुरल लॉ पर है और वो परमानेंट वैल्यू रखता है, ये चेंज नहीं होगा। जब तक ये लॉ रहेगा तब तक इस पे बेस्ड मेडिकल जो सिस्टम है ये भी रहेगा। एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल अफेक्शंस एंड मोरल मैलडीज। ये प्रिंसिपल सिर्फ फिजिकल डिजीज पर नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स पर भी लागू होता है। फिजिकल अफेक्शंस जैसे फीवर हो गया, कफ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, स्किन डिजीज हो गया, और मोरल मैलडीज का मतलब होता है मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम से जैसे फियर, एंजाइटी, सैडनेस, इरिटेबिलिटी। होम्योपैथी के अकॉर्डिंग इंसान को एक कंप्लीट यूनिट माना जाता है, इसीलिए मेडिसिन बॉडी और माइंड दोनों पर काम करती है। Homeopathy is considered superior to all other systems of medicines।
हैनेमन और क्लासिकल होम्योपैथ के अनुसार होम्योपैथी सबसे सुपीरियर सिस्टम है क्योंकि ये नेचर के इटर्नल लॉ पर बेस्ड है। जैसे होम्योपैथिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में। डिजीज को कोई नाम नहीं दिया जाता है, पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और परमानेंट क्योर का एम रखा जाता है इसमें। इसीलिए होम्योपैथी को सुपीरियर माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हैनेमन सर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल अफेक्शन जो नेचुरल डिजीज के सिम्टम से बहुत सिमिलर हो, वीकर नेचुरल डिजीज को हटा देती है, रिमूव कर देती है और ये एक यूनिवर्सल, इटर्नल और नेचुरल लॉ है जो फिजिकल और मेंटल दोनों डिजीज पर काम करती है। हैनेमन सर ने एफोरिज्म 26 के फुटनोट में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिससे समझा जा सके कि एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर इन्फ्लुएंस वीकर सिमिलर इन्फ्लुएंस को कैसे एक्सटिंग्विश कर देता है। ये एग्जाम्पल फिजिकल अफेक्शंस और मोरल अफेक्शंस दोनों के लिए दिया गया है। पहला है विजन, साइट, जुपिटर एंड सन। एग्जाम्पल, रात में हम जुपिटर को आसमान में देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही दिन के टाइम में सूरज निकलता है, जुपिटर नजर आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन की रोशनी जुपिटर की रोशनी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोनों एक ही सेंस पर काम कर रहे हैं, दोनों ही विजन पे काम कर रहे हैं, लेकिन सन का जो लाइट है वो स्ट्रॉन्गर है और जुपिटर का जो लाइट है वो वीकर है। तो स्ट्रॉन्गर लाइट वीकर लाइट को ओवरशैडो कर देती है। जैसे स्ट्रॉन्गर सनलाइट वीकर जुपिटर लाइट को मिटा देती है, वैसे ही स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज वीकर नेचुरल डिजीज को हटा देता है। सेकंड है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन किसके लिए होता है? स्मेल के लिए होता है। स्नफ एंड ऑफेंसिव स्मेल्स। एग्जाम्पल, अगर किसी जगह बहुत बुरी बदबू आ रही हो और कोई व्यक्ति जो है वो उसे स्नफ कर ले, जैसे नेजल टोबैको पाउडर इनहेल करे, तो उससे बदबू का एहसास कम या बंद हो सकता है। क्यों? स्नफ ऑल्फैक्टरी नर्व पर ज्यादा पावरफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्गर स्मेल स्टिम्युलस वीकर ऑफेंसिव स्मेल को एक्सटिंग्विश कर देता है। अगर बदबू को हटाने के लिए कोई मिठाई खाए या म्यूजिक सुने तो बदबू नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मिठाई टेस्ट पर और म्यूजिक हियरिंग पर एक्ट करता है। सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी होगी तभी वो उस चीज को रिमूव किया करेगा। तो क्योर तभी होगा जब इफेक्ट सिमिलर हो। थर्ड है हियरिंग, ड्रम एंड सोल्जर्स क्राई। एग्जाम्पल, युद्ध के मैदान में एक जो सोल्जर है वो घायल हो गया, तो उस घायल सिपाही की चीख सुनाई देती है, लेकिन जब जोर जोर से ड्रम बजने लगते हैं तो उसकी चीख सुनाई नहीं देती है। क्यों? ड्रम का साउंड ज्यादा पावरफुल है। स्ट्रॉन्गर साउंड वीकर साउंड को मास्क कर देता है। स्ट्रॉन्गर सिमिलर ऑडिटरी इंप्रेशन वीकर ऑडिटरी इंप्रेशन को मिटा देता है। फोर्थ जो है वो एक मोरल एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेटर सॉरो रिमूव्स लेसर सॉरो। मान लो किसी इंसान को एग्जाम में फेल होने का दुख है, पर उसे पता चले कि उसकी किसी क्लोज रिलेटिव का सीरियस एक्सीडेंट हो गया। अब पहला दुख लगभग भूल जाता है वो इंसान। क्यों? क्योंकि नया दुख पहले वाले दुख से ज्यादा पावरफुल है। ग्रेटर सॉरो लेसर सॉरो को ओवरशैडो कर देता है। तो स्ट्रॉन्गर सिमिलर इमोशनल स्टेट वीकर इमोशनल स्टेट को हटा देती है। दूसरा हम मोरल एग्जाम्पल देखते हैं कॉफी और एक्सेसिव जॉय का। कभी-कभी बहुत ज़्यादा खुशी से इंसान का मेंटल एक्साइटमेंट जो है मेंटली एक्साइटेड या डिस्टर्ब्ड हो सकता है। हैनमन सर के अकॉर्डिंग कॉफी भी माइंड को एक्साइट करती है। जैसे कॉफी एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करती है। स्ट्रॉन्गर सिमिलर एक्साइटमेंट वीकर एक्साइटमेंट को रिमूव कर देती है। तो एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर मोरल अफेक्शन वीकर मोरल अफेक्शन को एक्सटिंग्विश कर सकती है। हैनमन सर ने एफोरिज्म 26 के फुटनोट में ये दिखाया है कि नेचर में भी स्ट्रॉन्गर सिमिलर इन्फ्लुएंस वीकर सिमिलर इन्फ्लुएंस को एक्सटिंग्विश कर देती है। इसके एग्जांपल्स है सन और जुपिटर, स्नफ और बैड स्मेल, हियरिंग में ड्रम्स क्राई और मोरल स्टेट्स जो ग्रेटर सॉरो लेसर सॉरो कॉफी एक्सेसिव जॉय है। ये एग्जांपल्स होम्योपैथी के लॉ ऑफ सिमिलर सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एफोरिज्म 27 को। The curative power of medicines therefore depends on their symptoms similar to the disease but superior to it in strength, so that each individual case of disease is most surely, radically, rapidly, and permanently annihilated and removed only by a medicine capable of producing in the most similar and complete manner in the totality of its symptoms, which at the same time are stronger than the disease. हैनमन सर के अकॉर्डिंग कोई भी डिजीज तभी पूरी तरह जल्दी और परमानेंटली क्योर हो सकती है जब ऐसी मेडिसिन दी जाए जो डिजीज के सिम्टम्स से सबसे ज्यादा सिमिलर हो और डिजीज से ज्यादा पावरफुल या कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर हो। तभी मेडिसिन डिजीज को कम्प्लीटली रिमूव कर सकती है। दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। पहला कंडीशन है सिमिलैरिटी।
मेडिसिन के सिम्टम्स पेशेंट के सिम्टम्स से मिलने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। एग्जाम्पल, पेशेंट में अगर बर्निंग, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, थर्स्ट फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर जैसे सिम्टम्स है, तो हमें ऐसी मेडिसिन चुननी चाहिए जो प्रूविंग में हेल्दी पर्सन में भी यही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हो। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है लाइक क्योर्स लाइक, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। सेकेंड कंडीशन है सुपीरियर स्ट्रेंथ। सिर्फ सिमिलर होना ही काफी नहीं है, मेडिसिन की डायनामिक पावर डिजीज से ज्यादा होनी चाहिए। उससे क्या होता है, नेचुरल डिजीज जो वीकर होती है, सिमिलर मेडिसिनल डिजीज स्ट्रॉन्गर होती है। तो जब स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज को रिप्लेस कर देती है, वाइटल फोर्स फ्री हो जाती है और रिकवरी होती है। दोनों कंडीशंस साथ में जरूरी है। हम इसे सिचुएशन से समझते हैं। जैसे पहला सिचुएशन अगर हम लें जिसमें मेडिसिन तो सिमिलर है, लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है, तो क्या होगा? तो क्योर नहीं होगा, इफेक्ट जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। सेकेंड सिचुएशन में अगर हम मेडिसिन स्ट्रॉन्ग ले और अगर सिमिलर ना हो वो, तो पर भी क्योर नहीं होगा, क्योंकि नए सिम्टम्स आ सकते हैं। थर्ड कंडीशन में अगर हम मेडिसिन सिमिलर ले और साथ में स्ट्रॉन्गर भी ले, तो वो ट्रू होम्योपैथिक क्योर होगा। 4 क्वालिटीज ऑफ ट्रू क्योर। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तब क्योर के 4 स्पेशल क्वालिटीज होते हैं। पहला है श्योरली। क्योर प्रेडिक्टेबल और सर्टेन होता है, डॉक्टर को पता होता है कि रेमेडी काम करेगी। रेडिकली मतलब डिजीज को रूट लेवल से रिमूव किया जाता है, सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं किया जाता है। तीसरा है रैपिडली। रिकवरी अननेसेसरी डिले के बिना होती है, पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। परमानेंटली, डिजीज बार बार वापस नहीं आती, लॉन्ग लास्टिंग क्योर मिलता है। तो एफोरिज्म 27 से हम ये कह सकते हैं कि किसी डिजीज की ट्रू होम्योपैथिक क्योर तभी पॉसिबल है जब रेमेडी डिजीज के सिम्टम टोटालिटी से सबसे ज्यादा सिमिलर हो और उससे ज्यादा डायनामिक पावर रखती हो। जब सिमिलैरिटी और सुपीरियर स्ट्रेंथ दोनों कंडीशन पूरी तरह होती है, तब क्योर जो है वो श्योरली, रेडिकली, रैपिडली और परमानेंटली होती है। हम देखते हैं एफोरिज्म 28 जिसमें कहा गया है कि ये नेचर्स लॉ नीड नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। एफोरिज्म 28 में हैरमन सर कहते हैं कि लॉ ऑफ सिमिलर्स, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को सच मानने के लिए उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक मैकेनिज्म जानना जरूरी नहीं होता है। अगर कोई लॉ बार बार एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सही प्रूव हो रहा है, तो वही उसका सच होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। हैनमन सर का कहना था कि मुझे इस बात से ज्यादा मतलब नहीं है कि क्योर कैसे होता है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि क्योर होता है। अगर कोई चीज बार बार प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रही है, तो पहले उसके रिजल्ट को एक्सेप्ट करो, उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बाद में भी समझा जा सकता है। ये हम प्योर एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। जब केयरफुली और ऑनेस्टली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो लॉ ऑफ सिमिलर्स बार बार ऑब्जर्व होता है। हर प्योर एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि सिमिलर मेडिसिन सिमिलर डिजीज पर एक्ट करती है और क्योर प्रोड्यूस होता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट खुद ही इस लॉ को प्रूव करता है। ट्रू ऑब्जर्वेशन। कई डॉक्टर और प्रैक्टिशनर्स ने अलग अलग जगह पे सेम रिजल्ट ऑब्जर्व किया है। जब हजारों डॉक्टर्स का एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करके सिमिलर रिजल्ट्स पाते हैं, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन लॉ को सपोर्ट करती है। अगर 100 डॉक्टर्स किसी रेमेडी को सिमिलर सिम्टम्स वाले पेशेंट में यूज करें और बार बार इम्प्रूवमेंट देखें, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो लॉ को कंफर्म करती है। हम ये चीज एक्सपीरियंस से भी देख सकते हैं। दुनिया भर के जो पायनियर्स है और प्रैक्टिशनर्स है, उनके जो एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस है, वो भी इस लॉ को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि मतलब कई जनरेशन से जो होम्योपैथ्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सब मिलकर इस लॉ को वैलिडेट करते हैं। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब लॉ ऑफ सिमिलर्स को प्रूव करता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्यों जरूरी नहीं है? हैनमन सर कहते हैं कि नेचर में कई लॉज पहले ऑब्जर्व हुए हैं और बाद में एक्सप्लेन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत पहले से देख रहे थे। एप्पल नीचे गिरा था, बाद में साइंटिस्ट ने उसका एक्सपेरिमेंट दिया, लेकिन ग्रेविटी एक्सप्लेनेशन से पहले भी काम कर रही थी। इसी तरह लॉ ऑफ सिमिलर्स भी एक्सप्लेनेशन का हो इसी तरह लॉ ऑफ सिमिलर्स का भी एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, अपना इफेक्ट तो दिखाता रहता है। एक्सप्लेनेशन तो हम बाद में भी ढूंढ लेंगे इसका। ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और होम्योपैथी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट ने लॉ को सपोर्ट किया है, ऑब्जर्वेशन ने भी लॉ को सपोर्ट किया है, एक्सपीरियंस ने भी लॉ को सपोर्ट किया है। इसीलिए लॉ को वैलिडेट मानने के लिए एडिशनल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है।
एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस ये सारे इनफ है इस लॉ को मानने के लिए। अब देखते हैं हम एफोरिज्म 29 को, जिसमें मोडस ओपेरेंडाई ऑफ होम्योपैथिक क्योर के बारे में बताया गया है। ये मोडस ओपेरेंडाई क्या होता है? ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है वे ऑफ ऑपरेटिंग या काम करने का तरीका। एफोरिज्म 29 में हैनमन सर एक्सप्लेन करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में क्योर कैसे प्रोड्यूस करती है। पहले तो एक हेल्दी पर्सन होता है जिसमें वाइटल फोर्स बैलेंस में रहता है, बॉडी और माइंड दोनों नॉर्मल काम कर रहा होता है और कोई डिजीज नहीं होती है। लेकिन उसके बाद मायाज़म का अटैक होता है। मायाज़म क्या होता है? ये एक डायनामिक डिजीज प्रोड्यूसिंग फोर्स होता है। वाइटल फोर्स को ये डिस्टर्ब कर देती है। इससे नेचुरल डिजीज डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को जैसे फीवर, वीकनेस, एंजाइटी, पेन ये सब होने लगे तो ये क्या है? ये नेचुरल डिजीज के सिम्टम्स हैं। स्टेप 3 में हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो क्या होता है। होम्योपैथ पेशेंट के सिम्टम को स्टडी करते हैं और एक ऐसी रेमेडी सेलेक्ट करते हैं जो उन सिम्टम से बहुत ज्यादा सिमिलर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन जो है वो सिमिलर होनी चाहिए और नेचुरल डिजीज से थोड़ी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। उसके बाद नेचुरल डिजीज और ये जो सिमिलर मेडिसिन जो हम दिए हैं पेशेंट को, ये दोनों एक साथ ही वाइटल फोर्स पर इफेक्ट करती हैं। स्टेप 4 में हम प्राइमरी एक्शन को देखते हैं। मेडिसिन अपना प्राइमरी एक्शन शुरू करती है क्योंकि मेडिसिनल डिजीज नेचुरल डिजीज से स्ट्रॉन्गर होती है। स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज वीकर नेचुरल डिजीज को रिमूव कर देती है। अब वाइटल फोर्स पर सिर्फ मेडिसिनल डिजीज का ही इफेक्ट रह जाता है। अब क्या हुआ? नेचुरल डिजीज तो रिमूव हो गया और मेडिसिनल डिजीज रह गया। स्टेप 5 सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन क्या होता है? वाइटल फोर्स का रिएक्शन होता है। अब मेडिसिनल डिजीज टेम्परेरी होती है, जब उसका इफेक्ट कम होने लगता है तो वाइटल फोर्स उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन को ही हम सेकेंडरी एक्शन या काउंटर एक्शन ऑफ वाइटल फोर्स कहते हैं। वाइटल फोर्स डिक्रीज होते हुए मेडिसिन के इफेक्ट को एक्सपेल कर देती है और आर्टिफिशियल डिजीज तो पहले ही चली जाती है। तो स्टेप 6 में रिकवरी होती है। नेचुरल डिजीज पहले ही रिमूव हो चुकी होती है और मेडिसिनल डिजीज भी वाइटल फोर्स हटा देती है। अब बॉडी में कोई डिजीज ही नहीं बची। तो क्या हो गया? पेशेंट का जो वाइटल फोर्स है वो फ्री हो गया और पेशेंट वापस से हेल्दी हो गया। तो यही होम्योपैथिक क्योर का मोडस ओपेरेंडाई है। मायाज़म वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करके नेचुरल डिजीज डेवलप करती है और फिर सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम एक स्ट्रॉन्गर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एक आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करती है वो हम पेशेंट को देते हैं और वो क्या करती है? वीकर नेचुरल डिजीज को रिमूव कर देती है। इसके बाद वाइटल फोर्स सेकेंडरी एक्शन के से मेडिसिनल डिजीज को भी एक्सपेल कर देती है और पेशेंट वापस से हेल्दी हो जाता है। तो यही मोडस ऑपरेंडाई जो है वो इस साइकिल के थ्रू समझाया गया है। जो भी चीज़ें एफोरिज्म 28, 29 और एफोरिज्म 148 में लिखा हुआ है, तो वही इस साइकिल में समझाया गया है। अब अगर इन चारों एफोरिज्म को सीक्वेंस में समझा जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाता है। एफोरिज्म 26 में नेचर्स लॉ के बारे में बताया गया है। इसमें एक वीकर डिजीज जो है वो एक स्ट्रॉन्गर और सिमिलर डिजीज से रिमूव कर सकती है। अगर बॉडी में पहले से एक नेचुरल डिजीज है और उसके जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करने वाली एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज दी जाए तो स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज वीकर नेचुरल डिजीज को हटा देगी। एफोरिज्म 27 जो क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में बताती है। किसी मेडिसिन में क्योर करने की पावर तभी होगी जब वो दो कंडीशंस को पूरी करे, सिमिलैरिटी और सुपीरियर स्ट्रेंथ। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्योर हो जाता है। क्योर भी श्योरली, रेडिकली और रैपिडली और परमानेंटली होता है। एफोरिज्म 28 किसी लॉ को सच मानने के लिए उसका एग्जैक्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये तीनों चीजें मिलके इस लॉ को प्रूव करती है। ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेक्यूलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफोरिज्म 29 मोडस ऑपरेंडाई ये एफोरिज्म बताता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी में कैसे काम करती है। अगर इस सीक्वेंस को याद रखें तो एफोरिज्म 26 से 29 पूरा ऑर्गेनन का एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।